In the continuation of chapter number 5, today we are taking some numericals of vertical circle. Vertical circle का concept हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम उसी को यूज़ कर रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट अस सी, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है अ बॉडी वेइंग 0.4 kg इज़ व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग अ 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। दैट मीन्स वर्टिकल सर्कल दिया है और आपको कहा है कि 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो जब भी रिवोल्यूशंस पर सेकेंड की बात होती है दैट मीन्स दे आर गिविंग यू फ्रीक्वेंसी। सो मैंने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दी है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड आपको गिवन है न्यू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो न्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यू आपको दे रखा है 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, RPS बोलते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी है 2 पाई न्यू की और आपका फाइनली ओमेगा आ गया, दैट इज़ 4 पाई। आगे क्या कहता है, फाइंड दी if the radius of the circle is 1.2 meter, find the tension in the string when the body is at bottom of the circle and at the top of the circle। तो बॉडी टॉप पे है और बॉटम पे है, इन दोनों केसेस में आपको बताना है कि कितना टेंशन क्रिएट होगा। सो लेट मी से कि अगर बॉडी इतनी ओमेगा के साथ, इस ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है एक्सेस O पे, तो जब अब वो बॉटम पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे होगी, यानी कि वर्टिकल सर्कल है तो जब बॉटम की साइड आएगी तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन एक्ट करेगा अपवर्ड, बिकॉज टाइड अप है यहाँ पर, उसको हम घुमा रहे हैं विद दैट स्ट्रिंग, अलॉन्ग दैट स्ट्रिंग, मतलब हम स्ट्रिंग की मदद से हम विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से की वैल्यू से हम उसे रोटेट करा रहे हैं। तो mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड टेंशन, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो दोनों सेम डायरेक्शंस में आ जाते हैं। तो मैं इसका एक इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, बल्कि हम कहते हैं जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे थे तो एट L पॉइंट, तो जब वो L पॉइंट पे थे तो टेंशन वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन की वजह से एक्चुअली इन दोनों के डिफरेंस की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा था। तो T माइनस mg शुड बी गिविंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r होता है, बट आप चाहें तो इसको, क्योंकि हमें ओमेगा गिवन है तो वी कन्वर्ट इट हेयर ओनली, वी आर ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। तो टेंशन आपके पास आ गया mg प्लस m आर ओमेगा स्क्वायर। तो m कॉमन निकाल सकते हैं एंड व्हेन यू विल प्लेस ऑल द वैल्यूज़, यहाँ पे मास की वैल्यू प्लेस कीजिए, g की वैल्यू, मास भी आपको गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। लेट मी से weighing this much kg, that means mass is given to you, radius of the circle is also given to you, and then revolutions per second दे रखे थे, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो 3 चीज़ें हमें गिवन थी, वो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे पुट करनी है। ओमेगा हमने अलग से हमें चाहिए था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज़ यू विल गेट एन आंसर ऑफ 79.32 न्यूटन। अब बात करते हैं एट पॉइंट O की, एट H पॉइंट में यू में सी की टेंशन भी नीचे एक्ट कर रहा है और mg भी, यानी वेट भी नीचे एक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों का सम टोटल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन जाना चाहिए T प्लस mg विल गिव यू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने ओमेगा की टर्म्स में ये बता दिया था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो अब आप T2 निकाल लीजिए, इसको मैं लोएस्ट कह देती हूँ, इसको हाईएस्ट कह देती हूँ, ये लोएस्ट पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये जब इधर जाएगा तो mg, तो माइनस ऑफ mg, एंड देन अगेन यू प्लेस ऑल दी वैल्यूज़ एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर ऑफ 71.88 न्यूटन। सो मैंने वैल्यूज़ नहीं प्लेस की हैं, बट आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। सो ये क्या हो रहा है कि एक पॉइंट O पे जब बॉडी O पॉइंट की रेफरेंस में, जब बॉडी ओमेगा की रिस्पेक्ट टू रोटेट कर रही है, तो आपने दोनों के लिए, पॉइंट लोएस्ट पॉइंट के लिए और हाईएस्ट पॉइंट के लिए आपने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, विच विल बी डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो कम होती है और लोएस्ट पॉइंट पे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं हमारी कैलकुलेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3 if the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha. So फिगर में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फिगर में वो कह रहा है कि एक इंसेक्ट है, दिस वन इज इंसेक्ट, और वो नीचे की तरफ क्रॉल कर रहा है और वो बहुत स्लोली मोशन में, मतलब बहुत स्लो जा रहा है वो, उसके साथ, यानी जिस लाइन को हम उसके सेंटर से ज्वाइन कर दें, जो सेमी हेमिस्फेरिकल आपको शेप का कंटेनर दिया है, उस हेमिस्फेरिकल शेप का जो रेडियस है वो अगर इंसेक्ट के साथ जाए तो उसका वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो जिस पोजीशन पे वो है वहाँ से वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स इस पर एक्ट करते हैं, और फाइनली उसने मांगा क्या है, उसने आपको कहा है
या फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा। तो आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मांग रहा है अल्फ़ा की। सो सबसे पहले हम रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स, लेकिन रिजॉल्व करने के पहले देखते हैं डिफरेंट फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो एक तो वेट एक्ट कर रहा है mg, उसने बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस, वो एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि इंसेक्ट आने की कोशिश कर रहा है सरफेस के अलोंग कर्व्ड सरफेस में, और उसके टेंजेंशियली जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर जाएगी। अब mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रही है, बिकॉज ये सरफेस पे लाई कर रहा है इंसेक्ट, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंसेक्ट के ऊपर लाई करेगी, विच विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये नॉर्मल फोर्स आ गई। अब हम इस नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें। वन विल बी इन दिस डायरेक्शन, अनदर विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो n को रिजॉल्व किया मैंने, ये एंगल अल्फ़ा था, तो अगर ये अल्फ़ा था तो आपके पास दिस एंगल इज़ ऑल्सो अल्फ़ा। एक और कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना है, एक इस तरफ और एक फ्रिक्शन उस तरफ। तो यहाँ आपके पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आ जाता है f cos ऑफ अल्फ़ा, इस तरफ जो फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा n sin ऑफ अल्फ़ा। एज ये अल्फ़ा था तो ये अल्फ़ा है, इसी वजह से n का यहाँ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, ये वाला साइन कंपोनेंट होगा। सेम वैसे फ्रिक्शन का कंपोनेंट जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये अल्फ़ा है, सो ये वाला कंपोनेंट f cos अल्फ़ा होगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन ऑफ अल्फ़ा होगा, यस हाँ f साइन अल्फ़ा होगा। बट हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स का कोई कंसर्न नहीं है, हमें वो देखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो f cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू n साइन ऑफ अल्फ़ा। आप यहाँ साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट एक के ऊपर मतलब इसको इधर लेके जाते हैं, तो सो दैट यू हैव f बाई n is equal to sine by cos, which is tangent of alpha. But we know that friction is equal to mu r, या mu नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ n ही है, तो जब आप f की वैल्यू mu n पुट करेंगे डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, सो n and n कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विद mu इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, और म्यू आपको गिवन है, म्यू कितना है 1/3। तो आपके पास आंसर आ गया दैट योर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3। इसी में आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो कॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में कॉट की फॉर्म में, वो डिपेंड करेगा कंपटीशन में कितनी मल्टीपल चॉइस में आपको क्या चॉइस आती है। हो सकता है चॉइस में आपको 1/3 दे दें, और हो सकता है आपको कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3 दे दें। तो दोनों में से जो आपको दिखे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर rotates about its vertical diameter with an angular frequency of omega। that means again आपको कहा है कि यहाँ पर एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है क्या, सर्कुलर लूप, एक थिन सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस भी आपको गिवन है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन ऊपर वाली को रेडियस कह दीजिए, दिस साइड से लेकर टिल पॉइंट ओ तक की जो रेडियस है वो आर आपको वो भी गिवन है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी गिवन है। शो दैट अ स्मॉल बीड ऑन द वायर रिमेन्स at its lowermost point for omega is equal to under the root r g by r। यानी कहा गया है कि वायर के ऊपर वायर एक के पास एक बीड है जो उसके साथ नहीं बल्कि वो रिवॉल्व कर रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या पोजीशन हो अल्फ़ा की, क्या एंगल हो थीटा कि बीड अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पर ही रहे। तो यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा कौन सी वैल्यू के लिए, कि हम ओमेगा का एक फिक्स्ड इन्होंने बल्कि दिया है कि कहते हैं कि अगर बीड एक स्मॉल बीड है जो वायर पर रिमेन एट द लोअर मोस्ट पोजीशन पे, वो इस फ्रिक्वेंसी पे अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहेगा। यानी कि बीड जो है बीड के थ्रू वायर पास कर रही है और बीड के अंदर वायर है और वायर रोटेट कर रही है लेकिन बीड नहीं रोटेट कर रहा, बीड अपनी ही पोजीशन पर यहाँ पर मतलब लोएस्ट पोजीशन पर वो यहाँ रहेगा। तो वो हमें वो कंडीशन निकालनी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए बीड यहाँ होता तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगती, तो एक तो एक्ट करता mg और एक बिकॉज वो सरफेस की वायर के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी वजह से वायर उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करके ये नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब ये व्हील घूमेगा, जब ये लूप घूमेगा तो जो बीड है वो आउटवर्ड की तरफ पुश होगा। अब यहाँ रोल आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो जब भी आप ऐसी रोटेशन में हो कि मान लीजिए आप रोटेटिंग फ्रेम में हैं और आप फील करेंगे कि आपको एक आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ आपको एक फ़ोर्स खींच रही है, तो वो जो फोर्स कहलाती है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फिक्टिशियस फोर्स होती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अंदर वाली यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है।
अब हम यहाँ ये नहीं कह पा रहे थे कि बीड को, अगर बीड पर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसको अंदर खींच के ले जाती, और वायर से ये अंदर की तरफ जा नहीं पा रहा है तो, और वायर से ये बाहर भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन पे है, तो इसको आउटवर्ड फोर्स को हम नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव वी हैव। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी विच विल पुश इट आउटवर्ड, तो वो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, लेकिन कही जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ पे एन को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। नॉर्मल कंपोनेंट ये थीटा है तो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एन कॉस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एन साइन ऑफ थीटा। तो हम एन कॉस को एम जी से कंपेयर कर देते हैं, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस ऑफ थीटा, ये हमने कंपेयर कर दिया है। एंड अगेन यहाँ पे एन जो है यानी नॉर्मल डायरेक्शन जिसको हम फोर्स बोल रहे थे वो किसके बराबर आ जाएगी, अब आपकी एन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है। तो हमारा पहला इक्वेशन तो ये हो गया था, और दूसरा हम देते हैं एन इज इक्वल टू योर एम वी स्क्वेयर बाई आर, लेकिन इसको हम ओमेगा के टर्म्स में, क्योंकि हमें ओमेगा गिवन था तो उसमें टर्म्स में कन्वर्ट करें, एम ओमेगा स्क्वेयर आर हो जाता है, आर रेडियस भी आपको गिवन था। सो नाउ पुट दिस वैल्यू बैक इन द इक्वेशन, तो एम जी इज इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस ऑफ थीटा, और सिंपली यहाँ से आप ओमेगा डिफाइन कर सकते हो विच इज़ योर जी बाई आर कॉस ऑफ थीटा। बट अगेन हम कहें कि अगर हम चाहते हैं कि बीड यहाँ रहे तो फिर ये थीटा क्या हो जाना चाहिए, थीटा आपका ज़ीरो हो जाना चाहिए। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया जी बाई आर, और वही आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि क्या होना चाहिए ओमेगा, क्या तो लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो दैट मीन्स इक्वल टू हमारा केस आ गया है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बच जाती है, दैट या तो ये लेस देन हो, देयरफॉर हम कंफर्म कर सकते हैं देयरफॉर ओमेगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर द रूट जी बाई आर। इससे ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास होगा कि व्हेन it will remain, bead will be at lowest position। अब बात करता है कि आगे पूछते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर टू द बीड विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ओमेगा इज इक्वल टू दिस। ना अगर कहता है कि अगर हमारे पास ओमेगा ये हो जाए, यानी कि उस केस में आपका एंगल कितना होगा, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द रेडियस, रेडियस एंगल तब कितना बनाएगी विद द ज्वाइनिंग वेक्टर, जो ज्वाइन कर रहा है इसको बीड को सेंटर के साथ ज्वाइन कर रहा है उस वेक्टर के साथ, फिर कितना एंगल बनाएगी, रेडियस ही है। कब, जब आपकी ओमेगा ये हो जाए। तो हम पुट कर देते हैं ओमेगा को कि अगर हमारे पास ओमेगा ये होता है इंस्टेड ऑफ जी बाई आर, हमारे पास ओमेगा होता कि इफ़ केस 2 है, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी बाई आर, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन या फ्रॉम दिस इक्वेशन। कॉस थीटा क्या था हमारे पास, वो था एम जी बाई एम ओमेगा स्क्वेयर आर। तो यहाँ एम और एम तो पहले ही कैंसिल होते हैं, ओमेगा स्क्वेयर की जगह पे हम जी बाई ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 जी बाई आर इन टू आर। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन, और ये भी स्क्वायर बोला है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यूज़ बचती हैं, जी कैंसिल हो जाए, आर एन आर, आपके पास बचा हाफ। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, दैट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया और नॉर्मल रिएक्शन को स्प्लिट किया है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। लेकिन जब कोई भी टेंशन फोर्स ना हो, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग ना हो, तो जो फोर्स एक्ट करती है सरफेस के ऊपर, यानी जो बॉडी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट था, इंसेक्ट भी किस पर लाई कर रहा था, जो कर्व्ड सरफेस था उसके ऊपर लाई कर रहा था, तो कर्व्ड सरफेस ने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया। यहाँ पर बीड जो था वो उस रिंग के ऊपर लाई कर रहा था और इसलिए रिंग ने एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। mg तो दोनों ही केसेस में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने नॉर्मल रिएक्शन को स्प्लिट किया क्योंकि वी आर नॉट गिवन विद टेंशन। हमें यहाँ पर टेंशन, जैसे स्ट्रिंग से बांध देते हैं किसी चीज़ को तो टेंशन फोर्स एक्ट करती है और फिर आप नीचे mg को यानी उस टेंशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ तो एकमात्र फोर्स जो थी वो, यहाँ कोई एडिशनल फोर्स तो थी नहीं, यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा था। तो अब हम ये देख रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन को कोई बैलेंस कर रहा होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर की कि बाहर आउटवर्ड की जो फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, तो हमने कहा नॉर्मल कॉम्पोनेंट डायरेक्टली तो बैलेंस किसी चीज़ से नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल के जो कॉम्पोनेंट्स बन रहे होंगे वो बैलेंस हो रहे होंगे, तो हमने उसके कॉम्पोनेंट्स बनाए और फिर उनको बैलेंस किया है।
सो दोनों में हमें ध्यान ये रखना होता है कि वेर एवर यू आर गिवन विद टेंशन यू कैन यूज़ दैट, अदरवाइज अगर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन को स्प्लिट करें. Now in this question an aeroplane flying in the sky dives with a speed of इतना, तो आपको स्पीड दे दिया जिस स्पीड से जा रहा है, इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है उसका, एंड द पायलट सिटिंग इन इट इज़ 75 kg. पायलट का जो मास है वो भी आपको दे रखा है. कैलकुलेट द फोर्स विद विच द पायलट प्रेसेस हिज सीट व्हेन द एरोप्लेन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द लोएस्ट पॉइंट. सो देखिए अब कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगी. जैसे मैंने पिछले केस में बोला कि टेंशन एक्ट करती है तो आप टेंशन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हो कि वो अब नेट सेंट्रीपिटल किसने दिया होगा, तो बाहर का कंपोनेंट और टेंशन को हम रिजॉल्व करते हैं. लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पायलट था तो मैं मानती हूँ लोएस्ट पोजीशन ये थी L और हाईएस्ट पोजीशन ये थी H. तो लोएस्ट पोजीशन पे mg मस्ट बी एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज़ वेट ऑफ द पायलट जो था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था सीट के ऊपर, और रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लगी. देन और ये रिएक्शन फोर्स की वजह से बिकॉज वो गोल घुमा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी विच इज़ mv²/r. r इज़ द रेडियस. ठीक है. सो अच्छा ये r रिएक्शन फोर्स है, एक स्मॉल r मान लेते हैं हम उसको, रेडियस को, ये जो सर्कल का रेडियस था इसको स्मॉल r कह दीजिए सेंटर से. अब जब ये घूम के ऊपर पहुंचा होगा तो अब की बार तो नॉर्मल रिएक्शन भी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, इनफैक्ट योर mg भी नीचे ही एक्ट कर रहा है, और इन दोनों का सम टोटल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. तो हम सेंटर के रिस्पेक्ट में देखा दो इक्वेशंस हमारी बन जाती है. तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि एट लोएस्ट पॉइंट पे जब आप पहुँचे थे तो लोएस्ट पॉइंट पे r था, माइनस में आपका mg था, इज़ इक्वल टू mv²/r आपको दे रहा होगा. तो अगर आप r निकालना चाहते हैं यानी नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा इसको लोएस्ट पॉइंट का कह दें और इसको कह दें हम हाईएस्ट पॉइंट का, तो हम नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट निकाल रहे हैं. वो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या मांगा था, कैलकुलेट द फोर्स, दैट मीन्स ही इज़ आस्किंग फॉर द नॉर्मल रिएक्शन. सो कैलकुलेट द फोर्स विद विच द पायलट प्रेसेस द सीट. तो जितना वो फोर्स सीट पे लगाएगा उतना ही उसके ऊपर रिएक्शन लगेगा, तो हम वही नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं. सो विच विल बी इक्वल टू mv²/r प्लस mg. सो अब जब आप इसमें सारी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो द आंसर विल कम आउट टू बी 4,500 न्यूटन की टर्म्स में हम दे देते हैं आंसर. एंड देन एट पॉइंट अगर हम एट देखें एट एच पॉइंट पे, तो जब हम एच पॉइंट पे पहुंचे थे तो यहाँ अब दोनों चीज़ें नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं, तो आर एच प्लस एम ऑफ जी इज़ इक्वल टू mv²/r. तो दोनों की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आर एच आपके पास आ जाएगा mv²/r में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए mg को. सो यहाँ अब आप सभी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं. सो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 3000 न्यूटन. सो ये दोनों आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्विकली, छोटा सा, जल्दी से वीडियो खत्म हो, ज़्यादा लंबा हो रहा है. Okay, a body weight 0.5 kg tied to the string is projected with a velocity of mass दिया है 5.5 kg, velocity दी है 10 meter per second. The body start whirling in a vertical circle in the radius of the, अच्छा ओके radius भी दिया है that is equal to 0.8 meter. तो सेम सिचुएशन है कि व्हील दिया है, व्हील के ऊपर, लेकिन अब की बार उसने कहा है क्या सिचुएशन की है कि 0.5 kg जो थी टाइड कर दिया हमने स्ट्रिंग के साथ, और फिर उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया था विद द वेलोसिटी. सो इफ द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग दे फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ द सर्कल. तो इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और ओमेगा की बात नहीं की गई. देखिए जब हम ओमेगा की बात करते हैं तो हम सेंटर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहाँ एक्ट करती है, सेंटर पे एक्ट करती है, जो हमने पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया. लेकिन यहाँ वो फ्रिक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी की बात कर रहा है. तो वेलोसिटी के केस में अब हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे आप स्पेशल केस वही वाला लगा सकते हैं कि ये फॉर्मूले हमारे पास थे कि एट लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, एट एल पॉइंट पे आपके पास हो जाएगा टेंशन का फॉर्मूला था. ये फॉर्मूले हमने डराइव कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रही हूँ. u² प्लस g ऑफ r आता है, और अगर आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट पॉइंट h की अगर आप बात करें, हाइट की बात करें, तो भी हमारे पास फॉर्मूला आता था m/r और फिर होता है u² माइनस 5gr. यानी हम ये कह रहे हैं आपकी पहले जब आप लेते थे तो ये सर्कल था, तो यहाँ पर सेंटर को अगर ओमेगा दिया है तो आप सेंटर को रेफरेंस पॉइंट माने, तो सेंटर से r इधर भी और r उधर भी सेम रहता है. लेकिन जब आप इसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मतलब इस पॉइंट से छोड़ा गया है, तो फिर आपकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे
और इस पॉइंट पे वेलोसिटी, फिर ये लिया जाता है, तो फिर ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। जब ये लोएस्ट पॉइंट लेंगे तो आपका रेडियस यहाँ पर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से हाइट गेन कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो फिर आ जाता है पूरा 2r, तो इसलिए आपकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। तो ये फॉर्मूलेज बस हमें डायरेक्टली लगाने हैं एंड कैलकुलेट करना है। मैं सीधा आंसर लिखती हूँ, दिस आंसर विल कम आउट टू बी 67.4 न्यूटन एंड दिस विल कम आउट एज 3.8 न्यूटन। ये MCQs में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जब आप ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा के केस में सेंटर को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और इसीलिए हमने जब पहले वाला केस किया, जब यहाँ पर हमने रोटेशन की तो हमने कहा कि ओमेगा लिया था या रेफरेंस पॉइंट आपका सेंटर था, क्योंकि सेंटर के अबाउट प्लेन नीचे जा रहा है, सेंटर के अबाउट प्लेन ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट के लिए बोला है तो लोएस्ट पॉइंट पर h आपका 0 हो जाता है, तो इक्वेशन ये बनेगी। लेकिन जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचोगे तो आपके पास जो h है वो 2r हो जाता है। यहाँ पे कहीं लिख भी देती हूँ कि h इज़ इक्वल टू एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़ 2r, तब ये एक्सप्रेशन आई थी। और यहाँ पर h क्या था, आपके पास 0 था, तो फिर इसलिए आपकी इक्वेशन ये बन गई थी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे या कॉन्सेप्ट्स लेंगे। थैंक यू।